हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अपन लोगों का जो लास्ट लेक्चर हुआ था बायो का, उसमें मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था मीन्स ऑफ स्प्रेड्स, मतलब डिजीज़ कौन कौन से वे से स्प्रेड होती है। जैसे मैंने बताया था बाय द एयर, बाय द वाटर या कंटामिनेटेड वाटर, फूड, उसके अलावा मॉस्किटो बाइटिंग से होता है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मैंने हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज अपन का एक टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा, ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि देखो नॉर्मली क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर जब कोई माइक्रोब एंटर करेगा तभी वो डिजीज़ कोज करेगा, बिना उसके तो नहीं हो सकता है। तो आज के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब यही है कि जो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स हैं वो किस वे से बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है, और वो वहाँ पर कैसे और मतलब क्या कंडीशन वो कोज करता है, या क्या डिजीज़ या क्या सिम्टम्स वो कोज वहाँ पर करता है। तो पहले अपन लोग ऑर्गन स्पेसिफिक लेंगे, उसके बाद टिश्यू स्पेसिफिक लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ये पूरा डेटा इसका लिखा हुआ है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड द टिश्यू स्पेसिफिक। तो ये आपको पूरा इमेज दिख रहा होगा, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड द टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, तो मैंने सारा लिखा हुआ है। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है, इनको एक्सप्लेन करता हूँ अभी मैं। देखो टॉपिक का नाम है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड द टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, मतलब डिजीज़ का जो इफेक्ट होता है ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक इन्होंने करके 2 पॉइंट में आपकी चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो पहला क्या होता है, पहले बता दो ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। माइक्रोब्स एंटर्स या एंटर द बॉडी इनटू द बॉडी थ्रू डिफरेंट वे, सो देयर टारगेट ऑर्गन, so their target organs are different. Microbes enter into the body, microbe enter into the body into, तो माइक्रोब्स एंटर इनटू द बॉडी थ्रू डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज से वो क्या करता है, एंटर करता है। क्लियर है। तो माइक्रोब एंटर इनटू द बॉडी थ्रू डिफरेंट वेज, सो देयर टारगेट ऑर्गन आर डिफरेंट। लाइक उनका टारगेट ऑर्गन क्या क्या हो सकता है, समझ गए मेरी बात। मैनिफेस्टेशन में हम लोग क्या करें, एक तरीके से जो मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ऑर्गन में क्या चेंज होंगे, उनसे क्या सिम्टम्स। जनरली हम सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म ने एंटर कर लिया बॉडी के अंदर, डिफरेंट वे से करेगा, ठीक है नहीं, और वहाँ पर जाकर अगर उनके टारगेट ऑर्गन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब ऐसा नहीं है जैसे माइक्रोब ने एंटर करा, माइक्रोब एंटर हुआ बॉडी में, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम लार्ज अमाउंट में ऐड हो गया। मोस्टली क्या होता है, थोड़ी बहुत अमाउंट में अंदर आता है, और जब तक उसकी अमाउंट कम बनी रहती तब तक वो डिजीज़ कोज नहीं करता है, सिम्टम्स नहीं दिखाता। तो फिर वो क्या करेगा, वो अपना नंबर इंक्रीज करेगा। कहाँ जाके इंक्रीज करेगा, अपनी टारगेट ऑर्गन पे जाके। समझ आया मेरी बात। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर माइक्रोब एंटर होगा, एंटर होने के बाद वो अपनी अमाउंट इंक्रीज करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा। जब उस अबंडेंट अमाउंट में या वो ज़्यादा अमाउंट में उसका नंबर हो जाएगा, तब जाके वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे या अपने टारगेट ऑर्गन पे इफेक्ट डालना शुरू करता है। ठीक है ना, और इफेक्ट की वजह से सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट क्या है कि जो माइक्रोब हैं वो फ्रॉम एयर विया द नोज़, तो जो माइक्रोब है वो एयर से आपके नोज़ के थ्रू, क्योंकि आप इंस्पायरेशन करते हैं एयर अंदर लेते हैं तो वो उसके अंदर उसके साथ चला जाता है, तो फ्रॉम एयर विया द नोज़। ठीक है बेटा, तो नोज़ के थ्रू एयर से आता है माइक्रोब, उसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा, फिर एयर कहाँ जाएगी, आपके लंग्स में। तो टारगेट ऑर्गन क्या हो गया, लंग्स हो गया। समझ गए, टारगेट ऑर्गन क्या हो गया यहाँ पे, लंग्स हो गया। देन माइक्रोब्स कॉज कफ, ब्रीथलेसनेस एंड मे बी ट्यूबरकुलोसिस। बेटा जो आपकी एनसीईआरटी ने अलग अलग जगह चीज़ों को दिया है, तो मैंने वो पूरा एक जगह कंपाइल करके लिखा है। ठीक है, तो अगर माइक्रोब एयर में है तो वो नोज के थ्रू या आपके बॉडी में एंटर होगा, कहाँ जाएगा, आपके
लंग्स तक जाएगा वो, तो टारगेट ऑर्गन क्या हो गया यहाँ पे, लंग्स हो गया है। देन माइक्रोब्स कोज कफ, ब्रीथलेसनेस एंड मे ट्यूबरकुलोसिस। समझ आया मेरी बात। तो ऑर्गन स्पेसिफिक क्या हो गया कि एयर के थ्रू या एयर में जो भी माइक्रोब है वो कहाँ आएगा, वो नोज के थ्रू आपके कहाँ जाएगा, सीधा वो लंग्स तक जाके अपना काम करेगा। ठीक है ना, समझ आया मेरी बात। अब दूसरा है थ्रू माउथ। अब जो माउथ की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो माउथ के थ्रू तो वाटर एंड फूड। समझ आया मेरी बात। तो थ्रू में हमने यहाँ लिख देता हूँ वाटर एंड फूड। क्लियर हो गया बेटा। तो वाटर एंड फूड से क्या होगा, तो वाटर एंड फूड आप बाय द या थ्रू द माउथ आप लेते हैं वाटर एंड फूड, तो यहाँ पे क्या होगा, तो माउथ की हेल्प से या माउथ के थ्रू आपने वाटर फूड लिया, अगर उसमें माइक्रोब है तो वो कहाँ चला जाएगा, आपके गट में चला जाएगा, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो टारगेट ऑर्गन क्या हो गया, गट लीनिंग। लीनिंग क्या मतलब बोलते हैं, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे अपर मोस्ट लेयर को हम लोग लीनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीनिंग, जो कि एपिथेलियम का बना हुआ होता है। तो अगर कोई पैथोजन माउथ के थ्रू एंटर होता है, और वो कैसे होगा आपके, अगर आपके फूड और वाटर में कोई पैथोजन है या माइक्रोब है, तो अगर फूड और वाटर में कोई माइक्रोब है तो आपके माउथ के थ्रू वो एंटर होगा। टारगेट ऑर्गन क्या होगा इसका, गट लीनिंग। गट लीनिंग मतलब आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी लीनिंग, इट कोज टाइफाइड। ये क्या कोज करता है, आपका टाइफाइड कोज करता है। ठीक है ना। दूसरे पे जो टारगेट ऑर्गन क्या है, दूसरा इट में भी अगर कोई माउथ के थ्रू आता है या वाटर और फूड के साथ में आता है, तो उसका दूसरा टारगेट ऑर्गन क्या है, लीवर। देन इट कोज जॉइंटिस। क्या कोज करता है ये फिर जॉइंटिस कोज करता है। समझ आई मेरी बात, क्लियर है भाई। क्या किसने फिर जॉइंटिस कोज किया। तो माउथ के थ्रू आने वाला पानी या और फूड के साथ जो भी पैथोजन आएगा या माइक्रोब आएगा, वो कहाँ जाएगा, वो आपके गट लिनिंग में जाएगा, तो क्या कोज करेगा, टाइफाइड करेगा। लीवर में जाएगा तो क्या कोज करेगा, जॉइंटिस कोज करेगा। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो मॉस्किटो बाइट है। तीसरा क्या आ गया, मॉस्किटो बाइट। अब मॉस्किटो बाइट क्या होता है कि जो मैंने बताया था पहले, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। ठीक है ना, बताया था मैंने, मलेरिया चिकनगुनिया के बारे में मैंने बताया था कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या फीमेल जो मॉस्किटो हैं वो क्या करती है, उसकी बॉडी में, फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में क्या होते हैं, एग होते हैं उसके। तो उन एग को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती हैं, फिर वो जो ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी में पंक्चर करती है, वहाँ से वो ब्लड लेती हैं। ब्लड में क्या होता है, सीरम, सीरम में होता है, या ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला के जो फीमेल मॉस्किटो बाइट करती हैं बॉडी पे ह्यूमन की, तो वो डिजीज़ फैलाने के लिए नहीं करती, क्या करती है, वो वहाँ से ब्लड लेने के लिए, अपना न्यूट्रिएंट लेने के लिए करती है। और वो न्यूट्रिएंट फिर किसको देगी, वो एग को प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या हुआ, अगर कोई मॉस्किटो बाई चांस किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर ले या वहाँ से ब्लड ले ले, और फिर अगर वो किसी हेल्थी पर्सन को बाइट कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, तो जो पैथोजन उसके या जो बैक्टीरिया या जो माइक्रोब उस मॉस्किटो के अंदर गया था, वो कहाँ चला जाता है, वो हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। समझ गए। तो इसलिए क्या होता है, मॉस्किटो बाइट की वजह से भी क्या होता है, डिजीज़ या माइक्रोब्स ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, टारगेट ऑर्गन क्या हो गया, टारगेट ऑर्गन हो गया इनिशियली लीवर देन आरबीसी। तो जो मलेरिया को कॉज करने वाला पैरासाइट्स हैं, ये मैंने आपको बताया था पैथोजन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ, कौन सा, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया को कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम जैसे ही ब्लड में आएगा तो वो कहाँ जाएगा, टारगेट ऑर्गन क्या है उसका, लीवर। तो लीवर फेंक डालता है और फाइनली वो किसके पास जाता है, आरबीसी। तो आपकी आरबीसी को रैप्चर करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन, आपकी बॉडी का प्लेटलेट्स काउंट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आए मेरी बात। अब आता है दूसरा, मलेरिया। पहला का मॉस्किटो बाइट में मलेरिया, दूसरा क्या होगा, इन जैपनीज इंसेफेलाइटिस, या जिसको हम ब्रेन फीवर कहते हैं, जैसे नाम से दिख रहा होगा ब्रेन फीवर है। इसको भी फीमेल मॉस्किटो ही क्या करता है, यहाँ पर इसको एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। तो टारगेट ऑर्गन क्या है यहाँ पे, ब्रेन। क्या कोज करता है, हेडेक कोज करता है,
वोमिटिंग फिट्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि ब्रेन में चला गया है, ब्रेन सेल पे इफेक्ट डालेगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मेंटल स्टेबिलिटी में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है। सबसे लास्ट क्या है, वे आर सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो मैंने पहले भी बताया था आपको सेक्सुअल ऑर्गन्स में कौन होता है, एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। तो टारगेट ऑर्गन क्या होता है, लिम्फ नोड एंड रिलेटेड सेल्स। रिलेटेड सेल्स कहाँ हैं, जो कि लिम्फ के अंदर है, जो किसके अंदर है, लिम्फ के अंदर। आपकी बॉडी में दो सर्कुलेटरी सिस्टम चलते हैं, एक ब्लड और एक लिम्फ, समझ गए। तो लिम्फ के अंदर भी क्या होती है, डब्ल्यूबीसीज वगैरह होती है, वहाँ भी मैक्रोफेजेस वगैरह होती है। तो वो उनको क्या करते हैं, एक्ट करते हैं या उनको एज ए टारगेट लेकर चलते हैं। इसी वजह से अगर किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए, जैसे कि HIV, जैसे क्या होगा HIV, अगर मान लिया HIV हुआ, टारगेट ऑर्गन क्या होगा वहाँ पर, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के अंदर क्या है, सेल्स। सेल्स में क्या होती है, मैक्रोफेजेस। मतलब मेनली जो सेल्स की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स हैं। कौन सी हैं वो, वाइट ब्लड सेल्स हैं। और वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगर किसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाए तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हुआ क्या है, इन केस ऑफ HIV, अगर मैं सेक्सुअल ऑर्गन्स में लूँ तो इन केस ऑफ HIV, अगर कोई हेल्थी पर्सन किसी अनहेल्थी या इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है तो अनहेल्थी पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में वो पैथोजन या वो माइक्रोब ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर कहाँ आएगा वो, ब्लड स्ट्रीम में, वहाँ से कहाँ पहुँचेगा, लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड में जाके आपकी WBC को क्या करेगा, मारना शुरू कर देता है। क्या करेगा, WBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपकी WBC डिस्ट्रॉय होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो क्वालिटी है, जो पावर है, जो कि हमारी बॉडी माइक्रोब्स के अगेंस्ट यूज़ करती है, ठीक है ना। तो कहाँ पहुँचा वो, ब्लड सेल्स में। कौन सी, वाइट ब्लड सेल्स में। वाइट ब्लड सेल्स में जाएगा तो उनको डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी। अब जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो आपको जो छोटी छोटी डिजीज़ है, जैसे कि अगर आपको कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड जनरली क्या होता है, कॉमन कोल्ड जनरली 7 दिन में ठीक हो जाता है। बट अगर आपकी WBC का काउंट कम है या WBC रेगुलर डिस्ट्रॉय कर रहा है, कौन कर रहा है, HIV वायरस, ठीक है ना। इस वजह से आपकी इम्यूनिटी हो गई कम, तो आपको जो कॉमन कोल्ड टाइप की जो डिजीज़ है वो डिजीज़ ही कन्वर्ट हो जाती है किस में, निमोनिया में या न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपकी बॉडी में मेजर डिजीज़ नहीं होती है। आपकी बॉडी में क्या हुआ, आपकी बॉडी में HIV वायरस ने क्या किया, आपकी इम्यूनिटी को वीक कर दिया है। अब क्योंकि आपकी इम्यूनिटी हो गई वीक, तो इस वजह से जो छोटी छोटी बीमारी होती है, जैसे कि जुकाम हो जाना, ठीक है ना। और नॉर्मली अगर आप बात करो, जुकाम आपकी बॉडी खुद ही ठीक कर लेती है। उसके अलावा अगर कभी आपको ठंड लगनी हो तो शिवरिंग इफेक्ट वगैरह चलता है आपकी बॉडी में। जो छोटी छोटी डिजीज़ है वो डिजीज़ ही क्या कर, जैसे कि एलर्जिक रेस्पॉन्स जो होता है, ब्रोंकाइटिस वगैरह चलती हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी हो गई है वीक, तो डिफरेंट छोटी छोटी जो डिजीज़ होती हैं जिसको आपकी बॉडी खुद ही ठीक कर देती है नॉर्मल कंडीशन में, वो आपकी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। समझ आया मेरी बात, मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हो जाएगा वीक। तो इस वजह से छोटी छोटी जो डिजीज़ थी वो आपकी बॉडी में घर करना शुरू कर देगी और आपको क्या कर देती हैं, आपकी लाइफ को ही क्लोज या ऑफ कर देती है वो। तो बेटा ये था पूरा का पूरा ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कि माइक्रोब्स किस रूट से अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है ना, और उसका टारगेट ऑर्गन क्या है। अब वो किस रूट से एंटर हुआ, टारगेट ऑर्गन क्या है, वहाँ जाकर वो क्या करेगा, मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी NCERT में ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है, अलग अलग जगह लिखा हुआ है, तो आप इसको पूरा का पूरा एक साथ मैनेज कर लेना, ठीक है बेटा। नोट्स बना लेना, मैं चेक करूँगा ज़रूर। अभी हम लेते हैं टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है बेटा। तो बेटा अभी हम लोग आगे ले लेते हैं टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब जो ये टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है बेटा, ये डिपेंड करता है कि ये नॉर्मली मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है कि माइक्रोब्स की अमाउंट आपकी बॉडी में कितनी है, ठीक है। अगर माइनर अमाउंट में होगा तो मैनिफेस्टेशन या फिर इफ़ेक्ट
या सिम्टम्स कितने होते, कम होते, बट अगर ज़्यादा है तो उसका इफ़ेक्ट सिम्टम्स भी क्या होंगे, फिर बड़े होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 पॉइंट लिख के, एक पॉइंट तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, ये HIV वाला। तो टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन मैंने लिखा है, ऑल्सो डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स इन बॉडी। अगर अमाउंट कम है तो मैनिफेस्टेशन कम होगा, अगर ज़्यादा हो गई माइक्रोब्स के अमाउंट तो ये बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट दिए हैं। पहला दिया है टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में इन्फ्लेमेशन। क्या होता है बेटा इन्फ्लेमेशन? देखो इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ है, आपको जब चोट लगती है ना, चोट जहाँ पर लगती है तो वहाँ पर जैसे पर्टिकुलर पॉइंट पे चोट लगी तो पर्टिकुलर टिश्यू क्या होता है, डैमेज होता है। तो वो पर्टिकुलर टिश्यू क्या देगा, मैनिफेस्टेशन शो करता है, वहाँ पर इफेक्ट होता है उसका कुछ चोट लगने का। तो वो क्या है, देखो इन्फ्लेमेशन क्या, इन्फ्लेमेशन होता है एन एक्टिव इम्यून सिस्टम। आपको चोट लगी, देखो सीधी सी सिंपल भाषा में समझाता हूँ। पहले आपको चोट लगी कहीं हाथ पे, तो चोट लगने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग के कुछ टाइम के बाद क्लोट होगा, आपका ब्लड बहना बंद। अब क्या होगा वहाँ पे, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन होगा। और वो जो रीज़न है जहाँ चोट लगी है वहाँ का BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि जब आपके हाथ में चोट लगी है तो कहीं ना कहीं सेल तो डैमेज होती है ना। तो जो सेल डैमेज हुई है वो अपने आप को क्या करती है, रिजनरेट करती है, या फिर जो पुरानी सेल, जो बची हुई सेल्स है वो नई सेल तैयार करते हैं। इस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। समझे? तो ये वही दिया इन्होंने। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम इन विच स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, हाई BMR अकर्स इन रिलेटेड ऑर्गन। क्लियर है ना? BMR क्या होता है, कोज प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल सेल्स एंड फीवर। BMR मैंने बताया था आपको क्या होता है कि वहाँ पर जब उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर या उस पर्टिकुलर जो पॉइंट है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सेल्स डिवीज़न करती है, ग्रोथ करती है। उसके अलावा वो क्या तैयार करती हैं, वो एंटी माइक्रोबियल सेल को बुलाती है या तैयार करती है। ठीक है ना? उसके अलावा आपकी बॉडी में क्या होगा, फीवर होगा। कभी भी पैथोजन जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर होगा, किसी भी रूट से एंटर हो, तो आपकी बॉडी में पहले हल्का सा फीवर जरूर होता है। आपको पता चलता है, आपकी बॉडी इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में पैथोजन आ गया है। तो ये सारा सिस्टम किसके अंदर है, इन्फ्लेमेशन में ही आता है। तो इन्फ्लेमेशन क्या होगा, एक एक्टिव इम्यून सिस्टम हो गया जिसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, रेडनेस होता है, हाई BMR होता है। और हाई BMR की वजह से क्या हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल सेल प्रोड्यूस होती हैं और आपकी बॉडी में फीवर अराइज होता है। क्लियर है? समझ गए? तो ये कुछ कॉमन भी है, कुछ मतलब मोस्टली डिजीज के लिए क्या हो सकता है, ये कॉमन हो सकता है फीवर वगैरह। तो फीवर, एंटी माइक्रोबियल सेल्स का प्रोडक्शन कॉमन है। बट अगर आपको अगर चोट लग जाती है तो उस केस में स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, BMR है। अगर आप इंटरनली डैमेज हो जाता है कहीं से, तब भी आपका स्वेलिंग, पेन, रेडनेस और हाई BMR चलता है। तो कुल मिला के ये आपका एक टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है। दूसरा क्या दिया उन्होंने, दूसरा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया है लीड जर्नल सीमिंग इफेक्ट्स। जर्नल सीमिंग इफेक्ट क्या है, जर्नल जो जनरली आने वाले इफेक्ट्स हैं उन्हीं का काउंट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ेगा, हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं। दिया उन्होंने लाइक इन HIV इन्फेक्शन। अभी मैंने बताया था आपको कि जब HIV का इन्फेक्शन होता है, जब आपकी बॉडी में HIV एंटर होता है तो वो क्या करता है, वो आपकी WBC पे इफेक्ट डालता है। और WBC क्या करता है, आपका इम्यूनो सिस्टम मेंटेन करती है। तो वो WBC का काउंट कम हो जाता है। HIV क्या करे, HIV का वायरस आपकी WBC, एक स्पेशल टाइप की WBC जिसका मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है। क्या लिखा है मैंने, मैक्रोफेज सेल। तो वो मैक्रोफेज के अंदर एंटर कर जाती है, ये टाइप का WBC है। और उसके अंदर एंटर होगा, HIV अपना नंबर बढ़ाएगा। कुछ टाइम के बाद क्या होती है, मैक्रोफेज फट जाती है। तो धीरे धीरे मैक्रोफेज का नंबर कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो लाइक इन HIV इन्फेक्शन, बॉडी कैंट लॉन्गर फाइट ऑफ द मैनी माइनर इन्फेक्शंस। समझ गए? तो जब HIV का इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी छोटी छोटी इन्फेक्शन से लंबे टाइम तक लड़ नहीं पाती है। क्यों नहीं पाती लड़ वहाँ पर, बिकॉज मैक्रोफेज सेल्स एंड टाइप ऑफ
WBC काउंट बिकम लो, उसका काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसी वजह से वहाँ पर लड़ नहीं पाती है। सो स्मॉल कोल्ड बिकम निमोनिया, माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विद ब्लड लॉस। समझ आया मेरी बात? तो HIV का पैथोजन या HIV का वायरस, HIV वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो मैक्रोफेज को डैमेज करेगा, इनको बस्ट करेगा यार, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम हो जाएगा वीक। इसकी वजह से छोटी छोटी बीमारी भी आपकी बॉडी को इफेक्ट डालना शुरू कर देगी, जैसे कि जो कोल्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, निमोनिया में, माइनर गट इन्फेक्शन कन्वर्ट हो गया किस में, मेजर डायरिया में, और आपका बॉडी का ब्लड का लॉस भी वहाँ पर हो जाता है। इसी वजह से एट द एंड डिफरेंट इन्फेक्शंस किल्स HIV इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है बेटा, समझ आया? एक उसके बाद याद रखना कि टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में ये भी होता है कि मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स पे। अगर अब माइक्रोब्स का अमाउंट कम है तो मैनिफेस्टेशन भी क्या होगा, कम होगा, अगर ज़्यादा है तो मैनिफेस्टेशन भी फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बेटा ये आपका आज का टॉपिक था, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। बेटा नोट्स ज़रूर बना लेना, ज़रूरी है, ठीक है।